2.5-3% रेसिडेंशियल को आता है एंड Yes. कमर्शियल इज ऑलवेज अबव 6%. बिकॉज आपके हो सकते हैं आपके 5 प्रॉपर्टी और 5 अलग अलग टेनेंट को दी, आपको एप्लीकेशन एक ही जाएगा बट आपके डिटेल्स आप सब दोगे कि इसको इतना है, तो वो बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू होगा. What I want to understand from you, being the CA and tax practitioner, is that why one should buy commercial property, how they should buy, who should buy, and how to gain the maximum benefit out of it from the ROI or the taxation point of view. वेरी डेंजरस. सो बी वेरी माइंडफुल कि अगर ऐसे स्कीम्स में आप फंसो नहीं. कंसल्ट योर एडवाइजर, लीगल काउंसिल, टैक्स पर्सन, कंसल्टेंट, whoever you have, your CA. बिल्कुल बात करके देन ओनली मेक द नेक्स्ट स्टेप्स, अदरवाइज यू कैन गेट इनटू ट्रैप. तो एक क्लाइंट मेरे पास आए थे जो ऑफिस रेंट पे लेना चाहते थे. मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिए. एक तो ये ऑफिस आप खरीद सकते हो, या फिर मैं इसी ऑफिस को किसी इन्वेस्टर को सेल करके आपको रेंट पे दे दूंगा. फिर मैंने उन्हें समझाया कि रेंट की जगह अगर आप ऑफिस खरीदते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है. रेंट और EMI का अमाउंट काफी सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ही सालों में आपका ऑफिस आपका हो जाएगा, जबकि रेंट एक एक्सपेंस रहेगा. और रिजल्ट, क्लाइंट ने 20,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस 25 करोड़ में खरीद लिया. आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कंपनीज और इन्वेस्टर्स कमर्शियल रियल एस्टेट को अपने एसेट पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और कैसे आप EMI को लेवरेज करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बना सकते हैं. और इस वीडियो के लिए हमारे साथ है CA ललित वलेचा फ्रॉम AVA ग्लोबल, जो मनी, फाइनेंसेस, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन के एक्सपर्ट है. वो हमें बताएंगे कौन कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद सकता है, क्यों खरीदना चाहिए, और रिच पीपल एंड कंपनीज कैसे अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं. ये पॉडकास्ट का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्स कोड और कैसे ये रियल एस्टेट पे इंपैक्ट डाल सकता है. तो चलिए बिना वक्त गवाए ललित वलेचा को हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं. ललित सर, वेलकम. Thank you, Salman. Thank you for having me for the second time. Love the last interaction with you. Looking forward for this session. Definitely. In this video, we want to talk about commercial real estate. What is commercial real estate? How do we leverage commercial real estate? There are 2 aspects. एक तो कोई इंडिविजुअल कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदता है एंड कंपनी को रेंट करता है, एंड दूसरा है सेल्फ यूज. कंपनी खरीदती है अपने सेल्फ यूज के लिए. उसके ऊपर ये वीडियो में बात करेंगे. ठीक है. So I think last we spoke on the residential topic. Yes. Commercial basically so there is no commercial word defined in the income tax law. पहली बात तो आपका वो end use could be anything. Income tax law में basically look at renting. All of the renting generally gets covered as income from house property. There are cases where people have also treated renting as income from business also. So I'll come to that separately. But commercial, as we normally understand in a normal parlance, basically includes shops, it includes IT space, it includes office spaces, it includes warehousing. All of this generally falls under commercial requirement, which is basically other than residential. So anything which is not a residential will generally qualify as a commercial space. Commercial space, again, taxation, as I said, there are 2 school of thoughts. One basically saying that any income that I generate from commercial, because it is from a property, it will fall into the bucket of income from house property because the way the income tax act has been designed. Last year एक बजट में क्लैरिफिकेशन आया था जिसमें कहा था कि अगर आपके रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं जिसको आप रेंट दे रहे हो, वो कंपलसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. बिकॉज लोग क्या कर रहे थे, तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, पीपल वर ऑफरिंग टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस. अब बिजनेस में क्या हो रहा था, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस मिल रहे थे. तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला भाई रेसिडेंशियल अगर यूनिट है, बहुत बार क्या होता था कि Airbnb के लिए आप रेंट आउट कर रहे थे, या मे बी आप हॉस्टल चला रहे थे, विच इज अगेन रेसिडेंशियल यूनिट, गेस्ट हाउसेस थे, अगेन रेसिडेंशियल यूनिट. तो लोग बिजनेस करके ट्रीट कर रहे थे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ओवरहेड्स. कभी कभी वो खाली भी रहता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो पीपल वर ट्राइंग टू टैक्स इट एज इनकम फ्रॉम बिजनेस. एंड तो गवर्नमेंट बोला नहीं यार, ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और खास करके रेसिडेंशियल यूनिट है, इट शुड नॉट गो देयर, इट शुड फॉल अंडर द बकेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. बट कमर्शियल प्रॉपर्टी का अभी भी ऐसा कुछ ये नहीं. देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विच काइंड ऑफ सेड कि भाई आपका इंटेंट क्या है ऑफ ओनिंग द प्रॉपर्टी, वेदर इट इज फॉर प्योरली फॉर रेंटिंग पर्पसेस और इज फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस. बेसिस दैट यू कैन ट्रीट आइदर एन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस. काफी लोग बिजनेस भी करते हैं, मतलब काफी, जैसे अभी वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे को कम बेनिफिट्स है बिकॉज 30% के अलावा मुझे कुछ मिलता नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में. सो आई वुड रादर ट्रीट इट एज अ बिजनेस. द रीजन इज कि मेरे दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं टू मैनेज इट.
इट कैन बी द वे राउंड ऑल्सो कि वो पैसिव रेंटल ही आ रहा है. जैसे अगर मेरा कोई शॉप है, शॉप पे तो मैं कोई खर्चा करता नहीं हूँ, 30% इज फार बेनिफिट टू मी. सो व्हाई नॉट ट्रीट इट एज हाउस प्रॉपर्टी. कभी कभी टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि नहीं यार आपका ये हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिया है, आप इसको बिजनेस में डालो. बट देन अगर वो बिजनेस में डालते हैं तो आई शुड गेट डेप्रिसिएशन ऑल्सो ऑन माई कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. मेरे को आप डेप्रिसिएशन भी दोगे ना, मेरे को उसके अलावा तो नहीं होगा. आप मेरे को दूसरे डिडक्शन भी दोगे जो मेरे खर्चे हैं, वो भी मेरे को अलाउ करोगे. सो इट्स काइंड ऑफ अ चिकन एंड एग स्टोरी की किधर कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्लासिफिकेशन. बट मोर और लेस अगर आपका कोई ओवरहेड ज्यादा नहीं है एंड इट इज जस्ट पैसिव इनकम दैट इज कमिंग इन, आई थिंक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ फार बेटर वे टू चूज. बिकॉज 30% बिना कोई खर्चे करे आपको डिडक्शन मिल रहा है वहां पे. इनकम टैक्स में लिटिगेटेड अदरवाइज फॉर कमर्शियल, बिकॉज उस पर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है. सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, दैट्स अ मैटर टू लुक एट इट. लास्ट बजट में सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट्स के लिए उन्होंने इस तरीके का प्रोविजन लाया था. एंड इट मे नॉट कम ऑल्सो, बिकॉज कमर्शियल में अगर वो लाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. जैसे अगर आप देखो जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, कोवर्किंग स्पेसेस में अगर आपने बोल दिया कि इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करो, उनका नुकसान वाला काम है. बिकॉज उनके खर्चे ज्यादा रहते हैं. बिकॉज कोवर्किंग स्पेस में आप पूरा इंफ्रा दे रहे हो, आप पूरा मैनेज भी कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, इंटीरियर कर रहे हो, ऑफिस बॉय रख रहे हो, सिक्योरिटी आप अरेंज कर रहे हो, इंटरनेट आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, वाईफाई है, एवरीथिंग इज देयर. इट्स अ all you just have to come and start operating from there. So for them to treat it as income from house property is very difficult. They will not do that because उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर, because their income and revenues are much lower than that, because overall expenses are much higher. Operating costs बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर. तो इस केस में तो obviously it will be treated as income from businesses. But passive rent अगर आप दोगे, which is like a commercial place in say पुणे में आपने मगरपट्टा पे प्रॉपर्टी ले ली, साइबर सिटी में, और आपने रेंट पे दे दिया. Me being into commercial real estate, I have two set of buyers. One is B2C, जो डेवलपर से एक इंडिविजुअल खरीदता है अपने नाम पे, and he rents it to a company, some IT company और manufacturing company जिसको अपना बैक ऑफिस बनाना है. Correct. This is one segment. Other is a business buying the property for their self use. ओन यूज. हाँ, तो ओन यूज के लिए तो सर सिंपल है, वो तो मेरा असेट है विच आई कैपिटलाइज एंड उसको डेप्रिशिएट करूंगा मैं, बिकॉज फॉर पर्पसेस, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस. उसमें डेप्रिसिएशन इंपैक्ट आता है. सो आई विल स्टार्ट डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड वॉट एवर आई ओन इट. एंड व्हेन आई सेल इट, मुझे ऑब्वियसली जब मेरे को टैक्स लगेगा. लेकिन अगर मैंने कोई दूसरा प्रॉपर्टी लिया तो मुझे टैक्स भी नहीं लगेगा. सपोज एग्जांपल देता हूँ, आई बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 10 करोड़ फॉर माय बिजनेस यूज, और मैं 10 साल तक डेप्रिशिएट किया. उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू समझो ईयर एंड पे जो 10 साल था उसका 90 लाख था, बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू पे मिलता है आपको WDV पे. 90 लाख मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू था. अब मैंने उसको बेचा 12 करोड़ में, तो मेरा एक्चुअली गेन हो जाएगा 12 करोड़ माइनस 90 लाख, विच बिकम्स 11 करोड़ 10 लाख का मेरा गेन है. लेकिन अगर मैंने एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी 15 लाख की, तो मुझे कोई टैक्स भी नहीं है, बिकॉज वो ब्लॉक कंसेप्ट पे चलता है. सो फॉर बिजनेस बायर्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताइए. हाँ, तो सपोजिंग मैं बिजनेस हूँ और मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी पे, इनकम टैक्स रिटर्न में मेरा डेप्रिसिएशन ब्लॉक जाता है असेट का, कि भाई मेरा एक बिल्डिंग है, आपने 2015 में 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा. 10 करोड़ का प्रॉपर्टी करा. 8 साल में 2025 में 90 लाख का उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है. रिटर्न डाउन वैल्यू होता क्या है, मेरा ब्लॉक कंसेप्ट चलता है, मैं उस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ. 10% इज द डेप्रिसिएशन आई दैट गेट एवरी ईयर ऑन बिल्डिंग. हर साल में 10-10 टका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ रिटर्न में, एक्सपेंस, विदाउट स्पेंडिंग इट. इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट मुझे डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में दिया गया है इसका. ठीक है. जिस साल मेरे को अभी 2025 में बेचना है उसको, और मुझे 12 करोड़ का ऑफर आया, वेयर आई एम सेलिंग इट एट 12 करोड़, बिकॉज ये ब्लॉक कंसेप्ट है. अगर ब्लॉक खाली हो गया, मतलब अगर ब्लॉक में मेरे पास कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं था, यही बिल्डिंग था, एंड आई सोल्ड इट और मेरा नेगेटिव हो गया, विच मींस मेरे को गेन आ गया कि मैंने 12 करोड़ में बेचा और 90 लाख का मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू था. 11 करोड़ 10 लाख पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा अगर मैंने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हूँ. लेकिन अगर मैंने नई प्रॉपर्टी खरीद ली तो ब्लॉक में एक और असेट आ गया जो वो वैल्यू से ज्यादा था, तो मेरे को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, बिकॉज ब्लॉक इज स्टिल कंटिन्यू. तो नया प्रॉपर्टी कैन बी ऑफिस स्पेस, इट हैज टू बी ऑफिस स्पेस, और इट कैन बी वेयर हाउस आल्सो. ओके. बिल्डिंग, बट इट हैज टू बी अ बिल्डिंग, अ कमर्शियल बिल्डिंग. अ बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग वेयर इट्स अ ब्लॉक, कि वो ब्लॉक कंसेप्ट में मेरे को चल रहा है, मेरे बिजनेस में है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट कैन बी अ रिटेल, इट कैन बी अ रिटेल, इट कैन बी एन ऑफिस, इट कैन बी अ फैक्ट्री, इट कैन बी अ शॉप, इट कुड बी वेयर हाउस, एनीथिंग. ओके. बिल्डिंग होना चाहिए वो. अगर बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, ब्लॉक में चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जो बिजनेस खुद के लिए यूज कर रहा है, ये उसका कंसेप्ट चलता है. अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो जब आप ब्लॉक खाली हो जाएगा तो आपको ज्यादा टैक्स लगेगा, बिकॉज उसमें आपको कैपिटल गेन्स जो है वो शॉर्ट टर्म ही लगेगा आपको इसके अंदर, तो वो प्रॉब्लम है इसके अंदर. बट अगर आपका ब्लॉक साइक्लिकली चालू है और उसमें बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कीप रोटेटिंग इट, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स फॉर अ बिजनेस बायर. फॉर अ रिटेल यूजर्स वेयर दे बाय टू गिव इट ऑन रेंट, नॉट फॉर सेल पर्पसेस बट आउटसाइड फॉर रेंटल इनकम. तो जनरली जैसे मैं उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स बता रहा था, वो आप बिजनेस भी जा सकते हैं और हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है. हाउस प्रॉपर्टी इज बेटर फॉर मी, बिकॉज मेरे कोई पैसिव में मेरे कोई दूसरे खर्चे है नहीं.
बट अगर मैं उसमें कोई दूसरा कुछ कर रहा हूँ और खर्चे भी हैं मेरे, जैसे वेयर हाउस में मैं और कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं उसमें मैनेजमेंट भी दे रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज भी दे रहा हूँ, इंफ्रा क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो मेरे लिए बिजनेस बेटर हो सकता है उसको ट्रीट करने के लिए। इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिशन नहीं है, देयर इज अ रूलिंग जिसके बेसिस पे पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे, वो बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा मेरे लिए क्या, वो पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं कहां पे फिट होता हूं, ठीक है। तो वो बेसिस पे टैक्सेशन चलेगा उस यूनिट का। और डेप्रिसिएशन अगर आप क्लेम करोगे तो आपको ये ध्यान में देना है कि जब भी आप बेचोगे इसको आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट किया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लाइक सपोजिंग यू बॉट अ प्रॉपर्टी, गिव इट ऑन रेंट एंड आई एम ऑफरिंग द इनकम फ्रॉम दैट रेंटल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस साल मैं बेचूंगा तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट जो था मैंने जितने में खरीदा था उसका मेरे को डिडक्शन मिलेगा और मैं बाकी पे टैक्स भरूंगा। और अभी तो लास्ट ईयर बजट में चेंज हो गया कि भाई इंडेक्सेशन, लेकिन इंडेक्सेशन इंडिविजुअल्स के लिए जो है पुराने प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट मिलेगा, जो नए प्रॉपर्टी आप खरीदोगे आपको उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको 12.5 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर। तो दिस इज टोटल कंसिडरेशन माइनस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो मैंने 10 करोड़ में खरीदा और 12 करोड़ में बेचा, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ का प्रॉपर्टी 10 साल के अंदर सिर्फ 2 करोड़ अप्रिशिएट होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बोल रहे हैं। 2 करोड़ पे आपको टैक्स लगेगा, तो 2 करोड़ के ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आपने वो जुलाई 23 के बाद खरीदा है तो 23 जुलाई 2024 के बाद, उसके पहले वाला आपके पास इंडेक्सेशन ऑप्शन अवेलेबल, आप इंडेक्सेशन लेके कर सकते हो। ओके, ठीक है, दैट इज द थिंग दैट विल गो ऑन फॉर हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन। बिल्कुल ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस हाउस प्रॉपर्टी पे जैसे अपन ने बताया था 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपने लोन लिया है तो आपको लोन का डिडक्शन मिलेगा, आपने अगर प्रॉपर्टी में ये है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स भर रहे हो उसके ऊपर, उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको अगर कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट, व्हाटएवर नेम यू कॉल, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो ये 3 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस अवेलेबल है, इस बेसिस पे आपका टैक्सेशन रिटर्न फाइल होगा। आपने अगर समझो बिजनेस यूज के लिए दिया है रेंट पे, तो सामने वाला टीडीएस काटेगा आपके इनकम के ऊपर जो आपको गवर्नमेंट को देना है। इसमें एक चीज जो आप कर सकते हो खुद के लिए कि अगर आपको पता है कि आपने लोन पे प्रॉपर्टी ली है और आपने किसी बिजनेस को यूज के लिए दिया है और लोन पे आपका इंटरेस्ट रहेगा, एंड वो लोन पे इंटरेस्ट होने की वजह से हो सकता है आप गेन नहीं करो, आपको लॉस हो, या हो सकता है आप इतना इनकम नहीं कमाओ, तो टीडीएस आप बचा सकते हो उसके ऊपर। आपको क्या करना है इसके लिए, आपका एज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आप लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल देता हूं नंबर्स के साथ तो आपको समझेगा किस तरीके से होता है। सपोजिंग आपको साल का रेंट 10 करोड़ आ रहा है एक प्रॉपर्टी से, ठीक है, और आपका हाउसिंग लोन जो आपने उस पर लोन लिया था, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आपने लोन भी ली थी और उसमें आप हर साल उसमें इंटरेस्ट भी जा रहा है आपका और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है। सब कट कटा के आपका लॉस आ रहा था बिकॉज आपका 30% आपको मिलना ही है प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलना है। अभी इंटरेस्ट समझो आपका 9 करोड़ है और 30% आपका 3 करोड़ आता है, तो आपका टोटल आपको 2 करोड़ का लॉस हो गया इस सिचुएशन में। 10 करोड़ का आपका इनकम है, 2 करोड़ का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 9 करोड़ का आपका ये है होम लोन इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो 9 और 2 11, 1 करोड़ का लॉस आया आपका। तो लेकिन बिकॉज आपने रेंट पे दिया है, सामने वाला आपका 10% टीडीएस काटेगा, तो मतलब आपका 1 करोड़ कट गया टीडीएस, फिर आपको उसका रिफंड क्लेम करना है। व्हाट यू कुड हैव डन टू सेव दैट 1 करोड़ ऑन दैट, बिकॉज यू नो दैट मेरे कंप्यूटेशन में तो लॉस ही आने वाला है इसके अंदर, आप इनकम टैक्स को लोअर टीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेइंग कि भाई मैंने फलाने रेंट पे देना है, ये मेरे खर्चे हैं, इस चीज में टैक्स करता हूँ, ये लोअर टीडीएस पे बेसिस पे मेरे को 0% टैक्स रेट अप्लाई होना चाहिए। ये आप साल के बिगनिंग में भी कर सकते हो, मिड ऑफ द ईयर भी कर सकते हो। आपको आपके जो टेनेंट है उसके आपके टैन नंबर लगेंगे, रेंट अग्रीमेंट लगेगा जो आपने रजिस्टर किया है, इनकम टैक्स को आप अप्लाई करोगे, विद इन 15 to 30 डेज आपको ये मिल जाता है और ऑनलाइन प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एवरी ईयर करना है या? ये एवरी ईयर रहता है बिकॉज सर्टिफिकेट आपका ईयरली रहता है और बिकॉज एवरी ईयर आपका इनकम भी चेंज हो सकता है। इस साल आपको हो सकता है 9 करोड़ का इंटरेस्ट था, नेक्स्ट ईयर आप हो सकता है रिपेमेंट आपने ज्यादा कर लिया, 6 करोड़ का हो गया आपका, एंड आपका रेंटल एस्केलेशन भी आ जाता है। रेंटल एस्केलेशन भी आ जाता है, तो वो सब फैक्टर करके आपका हो सकता है इनकम पोजीशन नेक्स्ट ईयर कुछ और हो, तो दिस सर्टिफिकेट हैज टू बी अप्लाइड एवरी ईयर और वो आप अपने टेनेंट को दे दोगे और टेनेंट चेंज हो गया तो आप नया सर्टिफिकेट भी ले सकते हो इन द नेम ऑफ द न्यू टेनेंट, वो सेक्शन के बेसिस पे आता है। तो दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन प्लान कि भाई अगर मेरे को रेंट पे देना है, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन एंड मेरा कंप्यूटेशन के बेसिस पे लॉस आ रहा है, तो ये करना चाहिए। आप बहुत बार आप ये भी देखते रहोगे कि आपने समझो किधर खुद को वर्किंग स्पेस में गए हो और आप बिजनेस हो, तो कभी कभी को वर्किंग स्पेस वाला भी लोअर टीडीएस देता है बिकॉज उसके पास भी वो सिचुएशन ऐसा है कि 10% उसके लिए ज्यादा हो जाएगा बिकॉज उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे उसको टैक्स आता नहीं है। तो लोअर टीडीएस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। होम फॉर कमर्शियल पर्पसेज ऑल्सो यू कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेज, मतलब आपके शॉप में भी हो सकता है आपको सेम सिचुएशन हो, आपका वेयर हाउस में भी सेम सिचुएशन हो, ये लोअर टीडीएस आपका सब जगह पे चलेगा। ऑफिस में हो सकता है, शॉप में हो सकता है, शोरूम में हो सकता है, लेकिन वो टेनेंट वाइज चलेगा, हर एक टेनेंट का अलग रहेगा, हर टेनेंट का अलग, बिकॉज आपके हो सकते हैं आपके 5 प्रॉपर्टी और 5 अलग अलग टेनेंट को दिए, आपको सबके अलग आपको एप्लीकेशन एक ही जाएगा बट आपके डिटेल्स आप सब दोगे कि इसको इतना है, इसको इतना है, तो वो बेसिस पे वो सर्टिफिकेट इशू होगा और आपके इनकम के बेसिस पे जाएगा ये। वेरी गुड, ठीक है।
तो ये एक रहता है। सेकंड, अब कितनी बार आप ये भी होता है कि भाई आपको जो प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, वो जो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, ये जो लॉस हो गया ये कैरी ओवर हो जाएगा फॉर फ्यूचर ईयर। जब भी आपको इनकम आएगा फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। 8 साल का टाइम दिया जाता है आपको इसको सेट ऑफ करने के लिए, तो आप इसको 8 साल में सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज अवेलेबल। व्हाई शुड वन बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी? ओके, सो आई थिंक लास्ट वीडियो में भी अपन ने बात किया था असेट क्लासेस के ऊपर। एवरी असेट क्लास हैज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटर्न, लिक्विडिटी, व्हाट इट हैज टू ऑफर, अप्रिसिएशन, एवरीथिंग डिफरेंट। Now compare a commercial property versus residential. Residential, the ROI from rentals are lower generally as compared to a commercial space, because commercial spaces में business के requirements अलग रहते हैं। 2.5-3% residential को आता है, and commercial is always above 6%. 6%. 6 to 8% 8% is common. is normal. अगर शॉप है तो 6 रहेगा, ऑफिस स्पेस है तो 8 रहेगा generally within that, and sometimes 7, better 8, also. better also or lower also depending on location, building, client, tenant, everything. तो ये तो ROI हो गया जो आपको रेंट के ऊपर आ रहा है, प्लस इसका अप्रिसिएशन अलग होता है। अलग होता है। Appreciation is different, that goes on in the market. Correct. The best part about commercial appreciation, it is not really linked to what's the market rate in terms of मेरे पास ये समझो ऑफिस है और मेरे बगल में एक ऑफिस है, इसका क्या रेट है, वैसा नहीं चलता है। कमर्शियल स्पेसेस में if it's leasing, then your underlying price is simply worked out basis the return that you're getting on that, which is means your rental. Supposing आज आपको रेंटल आ रहा है 80 रुपए के हिसाब से पर स्क्वायर फीट पर मंथ, और आपका ये बढ़ के हो गया 100 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ, आपका प्रॉपर्टी का रेट है 100 डिवाइडेड बाय 8%, बिकॉज दैट इज व्हाट नॉर्मली मार्केट में ये 8% का फॉर्मूला चलता है कि भाई आपको इसको बेचना है, तो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्वियसली मल्टीप्लाई एंड ग्रो। सो व्हेन यू कंपेयर द असेट क्लास ऑफ रेसिडेंशियल वर्सेस एन असेट क्लास ऑफ अ कमर्शियल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड आई वुड वांट टू टेक अ बेट ऑन कमर्शियल बिकॉज स्लाइटली मोर, बिकॉज इसके रिटर्न्स बेटर है मुझे, एंड इसका जो अंडरलाइंग प्राइस है इसका कोई अपर सीलिंग नहीं है। और ऐसे नहीं है कि मेरा बाजू वाले में क्या बिक रहा है तो मेरा भी ये रेट है, नहीं, मेरा रेट इज इंट्रिंसिकली डिपेंडेंट ऑन द ROI द प्रॉपर्टी फेचिंग टुडे, एंड इफ इट इंक्रीजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेट बेटर रिटर्न्स। सो समवेयर having some allocation to this class of asset is very important. Obviously how you finance it is one part of it कि भाई आप self finance, we will talk on the financing part also. Yeah, so that is a different aspect कि आप इसको किस तरीके से फाइनेंस करते हो, but it's important that I have some asset class allocation. If I have the financing available with myself or I want to take a bet on commercial spaces, it's a good way to look at it कि I can put money, and मेरे को दो फायदे आएंगे इसके अंदर। एक तो मुझे रिटर्न which is monthly rental, second appreciation, property which again is better than what a residential property gives you. So if I have to take a real estate bet, then this class of asset is better suited as compared to a pure residential. Liquidity भी better रहती है as compared to residential, the liquidity of a commercial space. So depending on the size again, वो आपका size क्या है, location क्या है, उसके ऊपर भी factors matter करेंगे, but generally थंब रूल है कि मेरे को liquidity मिल जाती है, ऐसा इतना बड़ा लॉक इन नहीं होता, because I think पुणे में भी पॉकेट्स में आप देखोगे कि commercial spaces के availability आज के दिन पे अगर देखा आपने zone wise divide किया, तो I think it's demanding and it's increasing over the period of time. It is increasing all the time. So 24 all 3 quarters were all time high in leasing. Yeah. So Pune में I have made a video on it. Only in 3 quarters Pune leased around 4.5 million square feet. For sure. और वही अगर आप रेसिडेंशियल में देखो तो आप देखो यहाँ पे अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं। तो when you compare these two parts, I think the dynamics, returns, unit economics are totally different, and investors are betting more on commercial. मतलब आपके उधर unused spaces कितने हैं आपके दिन पे, आप ही बता दो। unused spaces या unoccupied spaces जो हैं very limited. Very limited. I think the Pune market has only 14% vacancy rate. That is what for commercial real estate. And if you plan your investment strategically, location wise, and the vicinity, it is always, the vacancy rate is always going to be lower. Correct. Like Shivaji Nagar is Pune's most premium CBD. Correct. Where a business should have if they are into 5 to 10,000 square feet का requirement. Depending on आपको किसके साथ में क्या अलाइन करना है, कैसा करना है. It is always the thought that if I am staying in Koregaon Park, I'll want to buy an office space in and around Koregaon Park. But I think if you are investing, you should strategically invest कि आपको मतलब कोरेगांव पार्क में लेना चाहिए, बानेर में लेना चाहिए या खराड़ी में लेना चाहिए. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है. Which we as a property consultant we advise our that's not my domain. So buyer. So what I want to understand from you, being the CA and tax practitioner, is that कि why one should buy commercial property, how they should buy, who should buy,
and how to gain the maximum benefit out of it from the ROI or the taxation point of view. Yeah. So अभी commercial spaces की बात करें ना, it is not pure just going and buying a property. There are various other forms Yes. of investments that you could do and have the same benefit that a commercial property can give you, like REITs. Okay, or real estate funds. You could invest into certain things where the ticket size is small, like you can invest 10 lakhs rupees, 30 lakhs rupees and participate. अभी तो REITs के regulation भी simplify हो गए, SM REITs भी आ गया है, so you can also become an investor out there, get a return the same way you would have managed a real estate. REITs के benefits अलग है, because if you got small ticket size and you want to take an exposure, it's a nice way to look at it. It is. बट यू थिंक नहीं यार मेरे को सेल्फ ओन करना है एंड आई वांट टू गिव इट ऑन रेंट माई सेल्फ, उसके रिस्क अलग रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैसा है कि REIT is not tangible and self use is tangible. is tangible. REITs में क्या होता है, there's somebody else who's managing it. Correct. So there will be a fund manager, Correct. there will be a professional agency. Correct. Who will do the management for you. Correct. You don't have to worry about finding a tenant, you don't have to worry about selling it, timing it, maintaining it. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ असेट क्लास देखना है, लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, ROI देखना है क्या प्रॉमिस कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है वो देखना है, सिलेक्शन उस बेसिस पे है. जस्ट लाइक यू मेक योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, REITs आर वेरी सिमिलर टू दैट. आप उस बेसिस पे बैठ लोगे एंड मेक द इन्वेस्टमेंट आउट देयर, बिकॉज आपको वो असेट क्लास के स्पेसिफिक एंड लोकेशन स्पेसिफिक रहता है वो REITs जो रहता है. ये आपको सिर्फ माइंडफुल होना है. ये जो REITs चल रहे हैं ना आजकल बहुत मार्केट में, बिफोर आई गो टू द अदर पार्ट ऑफ इट, व्हेन यू आर मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट बी वेरी वॉचफुल कि भाई किस पे पैसा लगा रहे हो, बिकॉज ये सेबी रेगुलेटेड होना चाहिए. बिकॉज जनरली अगर ये नॉन सेबी रेगुलेटेड है, बिकॉज काफी बार पॉन्जी स्कीम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको गारंटी दिया जाता है कि भाई आपको 11% रिटर्न आएगा, 10% रिटर्न आएगा. जस्ट बी वेरी केयरफुल वेदर ये सेबी रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, कंप्लायंट है कि नहीं है, एंड देन ओनली पुट इन मनी. How do anyone डिस्क्लोजर्स रहते हैं व्हेन यू लुक एट द स्कीम्स दैट आर देयर, लाइक अगर आप जो प्रॉपर्टीज, एंड जनरली दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल ओनरशिप, राइट, द मार्केट फ्रैक्शनल ओनरशिप. तो फ्रैक्शनल ओनरशिप जब आप देख रहे हो, वैलिडेट कंफर्म विद योर टैक्स कंसल्टेंट आल्सो एंड एडवाइजर कि भाई ये पेपर्स देख लो whether these are compliant and regulated or not. अगर नहीं है तो be very watchful, और known है तो ठीक है. Otherwise this is a Ponzi scheme भी हो सकता है जहाँ पे you can get trapped. Be very watchful because आपका lose your money because they are asking for only 5, 6 to 10 lakhs rupees. अरे बोला रे आपको ग्रेड ए प्रॉपर्टी में आपको 5 लाख रुपए डालना and you become a fractional owner. आपको अच्छा लगेगा because you will say कि यार मेरे को उतना रेंटल भी आएगा, मेरे को इतना इनकम प्रॉमिस किया. Very dangerous. So be very mindful कि अगर ऐसे स्कीम्स में आप फंसो नहीं. Consult your advisor, legal counsel, tax person, consultant, whoever you have, your CA. बिल्कुल बात करके then only make the next steps. Otherwise, you can get into trap. If you want to self own, the risks are more. कि आपको टेनेंट खुद ढूंढना पड़ेगा. आपको प्रॉपर्टी जब तक टेनेंट नहीं मिलती है, जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस आपको खुद इनकर करना पड़ेगा. There will be property maintenance otherwise also, like आपको उसको हाउसकीपिंग, अपकीपिंग, सिक्योरिटी, जो भी आपको करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा. That's the risk. But if you find a tenant, once you give it on a rent, then obviously आपका monthly income stream शुरू हो जाएगा. correct. Importantly, And the duration is longer. And duration is longer. So agree on. Normally a housing rental is 11 months ka Yes, agreement. this can go on for 3, 5, 9. 5 years is the Standard. leave license standard for commercial real Or you estate. can do long leases also. हाँ. You can do long leases also. Again, but करना है कि नहीं करना है, आपका because market rate आपका तब कुछ और रहेगा. Why should you lock in yourself ultimately today? And also the stamp duty is different for leave license and correct. lease. Correct. So these are two different things. So just be calculative कि भाई कहाँ पे है करके, and maths basis पे चलेगा. Financing किस तरीके से करना? Now I'll come to the financing part of it. I think who should buy is the right. Who should buy, sir? This is a good. As I said, you can't ignore the asset class. Anybody with an income level of maybe 24 lakhs and above, generally, would have some kind of surplus that is getting generated, which they could look at potentially betting on commercial spaces also. Again, So somebody who has a income level of 24 lakhs and above, Yeah. जिसका अपना खुद का घर है, हो गया है, debt free हो गया है, Correct. and second asset के लिए second asset के लिए देख रहे, rather than looking at residential, maybe you can start with a commercial space. You could be maybe having a shop itself. Then look at other things also, because your return on this particular sector of investment versus residential is better. कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को इन्वेस्ट करना है 60 लाख रुपए, लाइक इफ यू आर प्लानिंग कि 60 लाख का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, 70 लाख का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाई नॉट लुक एट अ स्मॉलर स्पेस व्हिच विल हैव अ बेटर अप्रिसिएशन एंड अ बेटर ROI as compared to residential space. So maybe you can look at small shops, 70-80 lakhs rupees of small office spaces, good grade A property also, you get good locations. Basis that you can plan making such investments. So this could be, rather than second home, why don't look at a commercial space? When I look at, so when somebody is looking at a commercial, a real estate investment and residential,
सेकंड, तो मैं उसको बोलूंगा यार तू पहले कमर्शियल देख ले, जस्ट इवैल्यूएट वेदर देयर आर गुड ऑल्टरनेटिव्स, गुड प्लेसेस दैट यू वांट टू डू, अनलेस इमोशनल अटैचमेंट कुछ और है तो रेसिडेंशियल के साथ नहीं है। I think one should evaluate all the options and go with whatever is giving you peace of mind. Yes, whatever is giving and good returns also, sir. इसमें good returns. Ultimately, my focus is maths is better. When I look at both the maths, appreciation benefit plus the ROI is far better. Why not look at that? So this will be my short answer. कि अगर who's the person, then this is the category one. Basis the stability of income level met है, basic things cover हो गए हैं, and I'm looking at another real estate investment apart from the primary one that I own. Then look at I think that is why all the HNI and ultra HNIs are into commercial real estate. कमर्शियल रियल एस्टेट। एंड उसमें सर देखो, वन एडवांटेज ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे बहुत बार रहता है कि अगर आपको खुद के बिजनेस के लिए भी लोन चाहिए, एग्जांपल I have many people who have bought office spaces from me only for the reason के I am at certain stage of life. Yeah. मैं 3 साल 4 साल 5 साल नौकरी करूंगा, तब तक रेंट पे दूंगा, उसके बाद मैं I will start my office or own business from here. बिल्कुल, वो भी होता है कि भाई मेरे को मालूम है सेल्फ, आजकल देखो एंटरप्रेन्योरशिप इज स्प्रेडिंग, यू नो दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो ग्रोइंग. Yes. Some people would have that thought, I want to have my own small office, why don't I start early, start investing and make the property debt free after the period that I retire. Maybe people start businesses even at 44 45 today, it's not the People case. have a thought process of 35 में startup चाहिए. हाँ, वो भी चाहिए, वो भी है, स्टार्टअप्स वाले भी काफी केसेस, एंड उसके पहले भी चाहिए. आई थिंक यंगर ब्रीड आल्सो 18 19 में भी स्टार्टअप्स करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट हाँ. बट या 35 40 पीपल आर लुकिंग एट स्टार्टिंग देयर ओन. 40 में भी देखा है मैंने, 40 45 में भी देखा है, डिड कॉर्पोरेट जॉब्स फॉर लाइक 18 20 years, 20 25 years and then started. That's also there, that's very common, and there they would still feel कि यार ये करें करके, and then that's where you can take that call. So these are the kind of categories that this will get into. Now I'll get into the leveraging part, I think, which I was trying to hint at earlier also, the financing part of it. You can put all your money that you have जो आपके पास available है, or the better way, अगर लीजिंग के लिए लेना है, why not look at something like an LRD, which is a lease rent discounting. That is for a pre-lease property. प्री-लीज प्रॉपर्टी, यार अगर आपको प्री-लीज प्रॉपर्टी है, आपने ऑलरेडी किसी से ले रहे हो जिस पे रेंटेड पे चढ़ी हुई है, तो आप उस पे एलआरडी कर लो, बिकॉज वो इजी फाइनेंसिंग मोड है. आपके जो ईएमआई के बेसिस पे उसके आपके रेंटल के बेसिस पे आपके ईएमआई डिसाइड होते हैं, एंड उस बेसिस पे आपका डेट सर्विसिंग होता है ओवर द पीरियड, एंड over the period you can always keep it on debt forever. Like you could always top it up later on, and without selling the property you can enjoy the fruits while owning it. Correct. Because the debt servicing is automatically going on basis the rentals that is going on, because आपने 5 साल का लीज कर लिया है. Correct. उस बेसिस पे वो डेट सर्विसिंग चल रहा है. अगर अपॉर्चुनिटी आई, अच्छा रेट मिला आपको, बिकॉज आपका जैसे मैंने बोला कमर्शियल प्रॉपर्टी में योर प्राइसिंग इज बेस्ड अपॉन द अंडरलाइंग वैल्यू दैट इज द रेंटल. अगर वो आपका 80 से 100 हो गया, 100 से 120 हो गया पर स्क्वायर फीट पर मंथ, योर प्रॉपर्टीज वैल्यूज अप्रिशिएटेड. मतलब आई हैव सीन केसेस वेयर प्रॉपर्टी मार्केट रेट 11,000 रुपए चल रहा है, बट जब बेचा उसको सेकेंडरी में वो 12,000 में बेचा. 1,000 रुपए का प्रीमियम क्यों आया? बिकॉज वो 8% ROI में था. सिंपल एग्जांपल. Correct. एंड यू वुड हैव आल्सो सीन, यू हैव बीन इन द सेक्टर, यू वुड हैव सीन दैट. Correct. सो डेट लिवरेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर. कितना फाइनेंस होना चाहिए? I think there are two aspects here. There are multiple aspects. इसके अंदर क्या है कि somebody buys an asset. So pre-lease, somebody is creating pre-lease to sell Yes. you a pre-lease property. Yes. So that margin is going to that somebody who is creating that pre-lease. करेक्ट. उसका 8% आपने उसको दे दिया. 8% दे दिया. तो आप जो 1,000 रुपए दे रहे हो या 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो is only for that person's margin to create that pre-lease and sell it to you as Yeah, pre-lease. you can buy bombshell or also You can buy greenfield also. Greenfield आप and अंडर then- कंस्ट्रक्शन भी खरीद सकते हो. अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने के टाइम पे व्हाट इज द लोन फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर? सो अंडर कंस्ट्रक्शन के समय तो ऑब्वियसली यू गो फॉर अ सिंपल लोन, ओके, जो आपके बेसिस पे आपके Commercial loan. रिटर्न कमर्शियल लोन के जो बेसिस पे तो चलेगा. रेसिडेंशियल में जो फॉर्मूला है 80-20 का, 20% शुड बी द डाउन पेमेंट एंड 80% इज फाइनेंस. सिमिलर कमर्शियल में भी सिमिलर होता है या Similar. उसका ये ज्यादा है? सर सिमिलर होता है. वो बैंक टू बैंक नेगोशिएशन आप कर सकते हो. यू कैन टेक हायर लोन्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम कैपेबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे आपका इनकम देखा जाएगा. बिकॉज Correct. देयर इज नो असेट इज नॉट प्री-लीज्ड. करेक्ट. This is your own property where you're going, and you can take higher loans also. You could mortgage the property that you've taken, because that's a good asset class, and उसके basis पर 90% तक का भी financing possible है. I have seen 95% हाँ, also possible happening. है. It's possible. And with a very good reputed bank. Yeah. Not NBFC. Not NBFC. So Not you NBFC. can go for that, and then you can get a higher loan. जो business loans है वो आपको कम मिलेंगे. Interest rate भी better रहते हैं इसके. It's not as high as a business loan, because generally LRD जितना तो नहीं रहेगा, but then How much is LRD का interest rate? sir Today, it is going to be fluctuating, but my understanding is it is around 8.5%. 8.5% is 8.5% is it that. is what it is going on. I And think if you take commercial loan, it's more. Commercial loans are higher. Commercial loans can go up to 10% also. Those are slightly high. LRDs are slightly lower. and business loan, Business loan are much higher.
बिजनेस लोन्स स्लाइटली मोर देन दैट, बिकॉज अभी मार्केट में आपको पता है इंटरेस्ट रेट रिलीफ नहीं मिला, जब तक रिलीफ नहीं मिले देन द थिंग्स आर डिफरेंट, तब तक टाइम दिस इज द थिंग। यू कैन ऑब्वियसली टेक अ लैप आल्सो लोन ऑन योर ओन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी करके कर सकते हो, दोज आर थिंग्स दैट आर अवेलेबल। अगेन डिपेंड होता है आप सैलरीड हो नॉन सैलरीड हो, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट डिपेंडेंट ऑन सैलरीड नॉन सैलरीड, द इंटरेस्ट रेट कीप्स चेंजिंग। बैंक्स के जो एक्सपोजर रहते हैं उस बेसिस पे यू कैन टेक द कॉल ऑन टेकिंग द लोन ऑन। बट so that was the idea. Many people ask me about the loan, taxation, and all those things. I do have some understanding about it, but I thought that this video will help the buyer to understand what could be my tax implication, what could be my leveraging, financing aspect, and the buying aspect. Yeah. And why should I buy is also. वाई शुड आई बाय तो क्लियर है कि अगर मैं सेकंड देख रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल से बेटर मेरा ये है, व्हाई शुडंट आई डू इट। रीट्स भी मेरे ऑप्शन है, मैं रीट्स दे सकता हूँ, बट रीट्स इफ यू हैव अ लोअर टिकट साइज, इट्स अ बेटर यू गो फॉर दैट। अगर हायर टिकट साइज है एंड यू आर लुकिंग एट 60-70 lakhs वर्थ ऑफ दैट, यू कैन लुक एट दैट। सेल्फ फाइनेंस करना जरूरी नहीं है, फाइनेंसिंग इज अवेलेबल, इट कुड बी वेरियस फॉर्म्स, कमर्शियल लोन हो सकता है, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी लोन हो सकता है, LRD हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्री लीज, नॉन लीज्ड और व्हाटएवर, basis that you can decide. Again, when you're giving it on rent, very important, tenants भी देख लो भाई, tenants जिसको दे रहे हो, stability, class of person, उसका nature of business क्या है, what is that going to be, all those things I think basic diligence तो आप करोगे ही करोगे। और अगर आपको लेना है, you can buy it in your individual name also. I was about to come there. So there are these alternatives where you can buy it in your individual name, or you can buy it in an LLP or a private limited, which then itself can get sold, rather than you selling the property. What is better? सर डिपेंड होता है, केस टू केस डिपेंड होता है। You mean both the cases? हाँ, बोथ द केसेस बताता हूँ। अगर आप खुद लेते हो और बेचते हो तो आपको आज के दिन पे पहले तो इंडेक्सेशन मिलता था, अभी तो वो इंडेक्सेशन है नहीं, तो वो तो कोई मतलब that is गॉन, अदरवाइज वी वर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग कंप्लीटली। बट अगर आपने LLP या प्राइवेट लिमिटेड में लिया है, जब आप बेचोगे तो स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट है, लाइक बायर को जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, company can be transferred. the company can be transferred, so that's a bigger advantage. Now LLP versus company भी देखा, sometimes company is better rather than an LLP for the buyer perspective, because जब buyer खरीदता है वो क्या बोलता है, यार I don't want to because buyer fund हो सकता है, वो बोल सकता है कि यार I don't want to look into buying an LLP, I want to buy a private limited entity, because हमारे पॉलिसी में हम प्राइवेट लिमिटेड खरीदते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी रहता है। बट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में पैसे अटक जाते हैं कि अगर उसने आपके कितना लोन है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना अप्रिशिएट हो गया है, शेयर ट्रांसफर के लिए कितना आएगा, वो सामने वाला बायर लोन पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट इफ यू ट्रांसफरिंग इट टू फंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, द कंपनी इटसेल्फ गेट ट्रांसफर्ड एंड यू पे योर टैक्सेस ऑन योर नॉर्मल कैपिटल गेन्स, एंड पैसा उधर अटकता नहीं है। और नॉर्मल इनकम पे भी जो टैक्सेस रहता है, प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स रेट लोअर है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की टैक्सेशन की बात करो, वहां पे आपको 25%, 25.17% न्यू स्कीम में मिलता है, द लोअर रेट, वर्सेस योर इंडिविजुअल टैक्स रेट व्हेन यू have higher tax brackets, you have 30%, प्लस आपको सरचार्ज भी लगता है, प्लस आपका अगर आप HNI हो, अल्ट्रा HNI हो, आपका टैक्स रेट 42% तक जा सकता है। नाउ कंपेयर 42.17% इंडिविजुअल टैक्सेशन वेयर यू आर मेकिंग हाई इनकम more than 5 crores versus a 25.17% in a private limited. So private limited owning a property in private limited makes a lot of sense for HNIs earning high level of income. It doesn't make sense कि यार आप इंडिविजुअल में करो, कोई मतलब की बात नहीं। और इंडेक्सेशन का कोई अभी आपके ऊपर इंडिविजुअल का जो नए प्रॉपर्टी रहेंगे उसमें रहेगा नहीं, पुराने में आपको मिलेगा, नए में तो आपको कुछ मिलना नहीं है। सो इट इज बेटर दैट यू कंसिडर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन अ प्राइवेट लिमिटेड, सो दैट आपका टैक्स रेट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस भी कम रहेगा। एंड सेकंड, व्हेन यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी, व्हेन यू आर सेलिंग इट, यू विल ट्रांसफर द कंपनी, तो स्टैम्प ड्यूटी के भी आपके बेनिफिट्स वहां पे रहेंगे। बिकॉज अगर कंपनी है तो कंपनी में फिर आपको कंप्लायंसेस ध्यान देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको ROC रिटर्न करना है, बोर्ड मीटिंग करनी है, रिकॉर्ड्स रखने हैं, शेयर्स डीमैट होने, ऑल ऑफ दैट कंप्लायंस बेसिक रहता है, वो आप कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो देन टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ऑन ऑनगोइंग बेसिस दिस इज बेटर इन अ प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी। LLP इज ऑल्सो देयर, LLP के भी ऑप्शन है, आप LLP में भी होल्ड कर सकते हो, सेम स्टैम्प ड्यूटी के आएंगे वहां पे। बट उसमें अभी थोड़ा लॉ चेंज हो गया, 3 साल पहले उन्होंने क्या किया, LLP में जब भी आप LLP ट्रांसफर करते हो, सो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप ओवरड्रॉ कर रहे हो, नाउ द फर्म हैज टू पे द टैक्स। पहले वो रेगुलेशन नहीं था, ये 3 साल पहले उन्होंने लॉ चेंज किया, बोला कि अगर आप एज अ पार्टनर रिटायर कर रहे हो एंड यू आर विड्रॉइंग हायर अमाउंट्स एज कंपेयर टू व्हाट वाज देयर इन योर कैपिटल अकाउंट, देन द LLP हैज टू पे द टैक्सेस, तब आप लूज करोगे टैक्सेस वहां पे। दैट इज व्हाई shifting towards a private limited somewhere for HNIs for saving taxes on the ROI makes lot of sense. But अगर incoming buyer जो है, अगर वो लोन पे प्रॉपर्टी लेने वाला है और आपके प्रॉपर्टी में आ रहा है, then it becomes a slightly tricky situation, because वो लोन पे जब लेगा, आपके पास कंपनी में इतना लोन है नहीं, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया और वो लोन का डिस्बर्समेंट हो नहीं पाएगा, और वो लोन ले भी लिया तो आपको विड्रॉ नहीं कर पाओगे आप।
तो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर लोन के कॉम्पोजिशन में अगर आपको फंसना है तो प्राइवेट लिमिटेड समटाइम्स बिकम्स अ प्रॉब्लम, वेयर इन दैट केस यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन दी प्राइवेट लिमिटेड। द मैथ्स इज वेरी डिफरेंट आउट देयर, बट मोटा मोटी अगर एचएनआई के पर्सपेक्टिव से ओनरशिप की बात की और अगर वो साइड में रखा कि वो जो बायर है वो क्या है, owning a private limited entity is better than doing it individually on an ongoing basis. Okay. And LRDs, again, you can do that. The loans are there. All that is available. So commercial property mein appreciation and other things play out very differently as compared to residential. So, so this is for the investor who is buying the property to rent it to. Yeah. When a business is buying a property, उन्होंने क्या क्या देखना चाहिए and why should they buy it? The reason I'm asking you is कि last year 2024 I had a client जिसने पहला प्रॉपर्टी मुझसे 30 वर्क स्टेशन का लिया था and they grew they came to a saturation. अब ये आ गया प्लेटो आ गया कि अभी हम लोग इतने पे रहेंगे, तो they came to me for renting an office of 15,000 square feet. I made them understand कि buying is better than selling. मैंने आपका रेंट और आपका ईएमआई मैच करके दे दूंगा। मतलब माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि आप या तो रेंट दो या आप ईएमआई दो, एंड व्हाट वी डिड इज कि एक सेफ बेट के लिए हमने 15,000 के बदले 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर किया। दे बॉट इट, बट इट वाज सो बिग इन देयर हेड कि प्रॉपर्टी खरीदना है, मतलब उनका आउटफ्लो तो उतना ही था, आप रेंट भी भरते उतना ही था, ईएमआई भी, बट दैट मेकिंग इट सो बिग इन देयर ओन हेड कि 25 करोड़ का प्रॉपर्टी 20 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है वाज टू मच, एंड इट वाज सो सिंपल. When they started doing it, they did the entire transaction in 20 days. Yeah, I know that. So, इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ है जब आप ये डिसीजन ले रहे हो. पहले तो आपका देखना है आपका टीम साइज, वेदर जैसे आपने आपके केस में एग्जांपल में सैचुरेटेड था, लाइक यू रीच दैट पॉइंट दैट इट्स अ स्टेबल स्टेडी स्टेट कि यार इतने में तो मेरा चलेगा, और मे बी 10-15% का एडिशन होगा जिसमें आप ऑब्वियसली यूल फैक्टर इन कि मेरे ये रियल एस्टेट विल केटर टू दैट. इसीलिए हमने क्या किया था, 15,000 का रिक्वायरमेंट था, हमने 20,000 स्क्वायर फीट लिया. करेक्ट. तो वो अगर आपने रखा है और 10 साल तक के प्लानिंग के लिए इफ इट इज गुड इनफ, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू बाय अ प्रॉपर्टी. उसमें दो रीजन है, जस्ट क्लियर, बिकॉज आपका ईएमआई और रेंट ये मैच हो रहा है. आप ये फैक्टर इन करो, आपका रेंट ओवर द पीरियड टाइम बढ़ेगा. आज आपने लिया है, आज मैच कर रहे हो, तो ईएमआई यू आर बिल्डिंग इक्विटी योर. अच्छा, और ईएमआई में क्या हो रहा है, आपका अप्रिसिएशन आ रहा है. अब नहीं, एक तो आप यू आर बिल्डिंग इक्विटी प्लस यू विल बी एंजॉयिंग अप्रिसिएशन. रेंटल is going to increase. Escalation. So you're going to deplete your money. Foreign companies think differently. Foreign companies want to be asset light. The reason is asset light because they could move various locations. They are not knowing कि मेरा peculiar size क्या है. They don't want to own real estate. So they get into leasing models. They better take into leasing model because आज 100 है, कल 200 होंगे, कल 300 होंगे, 400 होंगे. We don't know. And that ideal location may not be the ideal location few years from now. That can keep changing. So certain foreign companies would, like GCC जैसे पूना में आ रहे हैं, and most of this will continue to stay on rent only. They will not never get into buying a property because they want to be fungible. They don't want to stay at a place. They don't want to commit for a long period. That's fine. As in business. When you say not want to commit for a long period, what is long period? Long period for that location. They are committed to. What is the period? When you say long period, at least normal commercial real estate is minimum 3 years lock-in. So 10 years at least. They look at a bet of 10 years. Sir. Very good. They look at a bet of 10 years. They don't look at a short period. They look at यार 10 साल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो एक short location लेके मेरे को इधर कहाँ से location पे. And 10 years is good enough for one investor to buy a property and rent it to that company. Yeah, that is easy. So they find it that easier. And plus क्या रहता है, the property maintenance and other things are also there. The liquidity is there. They don't want to get into those facts. So that is why foreign MNCs buying real estate, very few. There are cases that they have surplus cash available. They're buying real estate out there, but very maybe 10 में से 3 केसेस रहेंगे या 4 रहेंगे. खुद का फैक्ट्री की बात अलग है. खुद का फैक्ट्री लगाना है तो देन मे बी यू टेक अ प्रॉपर्टी ऑन द लैंड ऑन लीज एंड यू बिल्ड ऑन ओन प्रॉपर्टी. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. करेक्ट. बट अगर मैं आईटी स्पेसेस की बात करूं, मैं ऑफिस स्पेसेस की बात करूं, दे वुड नॉट वांट टू इंडल्ज इनटू बाइंग देयर ओन स्पेसेस अनलेस, एज आई सेड, लाइक आपका एग्जांपल था, saturation point, buffers and all of that, and EMI matching the rentals. The EMI taking it on. I asked the client, are you sure कि आपका और ये नहीं आएगा? तो he said कि सलमान भाई, I am done for Pune. Correct. मैं थोड़ा बहुत ये करूँगा. I want to grow in other cities now. Then it's fine. Then it's, I think it's an idealistic decision for them कि clear है भाई मेरा saturation हो गया, plus 15% का buffer लेके identify a place, put the money out there, because आपको EMI का आपको interest का benefit भी मिलना है, प्लस आपको डेप्रिसिएशन भी मिलना है, आपको विन विन सिचुएशन है, और बाद में जब आप आगे जाके आपको बेचना है, अप्रिसिएशन आएगा. दैट इज अनदर. थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देंगे कि आप क्या बेनिफिट मिल सकता है एज अ कंपनी.
सो आपको कंपनी में जो So a big company, some MNC coming from outside may not buy it. Yeah. But there are promoter-driven companies in Yes. Pune, small scale, whose requirement is 10,000 to 20, 30,000 square feet. What they should look at or why they should buy? सो अगेन एज ए सेड रेंट तो देना ही है मुझे. मैंने अगर समझे मेरा 50 लाख रेंट जा रहा है और मेरा 50 लाख ईएमआई है, तो वाई शुड आई नॉट पे ईएमआई? बिकॉज मेरा सेल फोन हो जाएगा एंड मेरा प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी होगा. जहाँ की यहाँ पे 50 लाख का रेंट मेरा 50 से 55 होगा, 55 से 60 होगा, 60 का 65 होगा. ओवर द पीरियड बढ़ेगा. Normal market standard in Pune is 5% escalation every year. होगा ही 5 to 6%, 7% आपका होगा ही. प्लस डिपॉजिट आपको अलग से देना पड़ेगा. सो एनीवे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक आपका है ही उसके अंदर. ठीक है. प्लस वो 5 साल का लीज है, फिर 5 साल के बाद आपको रिन्यू भी करना. फिर 5 साल के बाद क्या रेंटल आएगा आपको पता नहीं है. नहीं पता है. आपने तो 5 साल बोल दिया. आपने उसने बोला अभी मैंने दिया और 5% एवरी ईयर तू इंक्रीज कर. बट उसके बाद में क्या आपको नहीं पता. जब आप नेगोशिएट करने जाओगे, दैट टाइम व्हाट यू विल गेट, एंड यू वुड हैव क्रिएटेड द इंफ्रा, यू वुड हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग्स दैट यू नीड. पीपल आर कंफर्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन आपका अरेंज है, हायरिंग उस बेसिस पे किया है, एंड 5 साल का डिस्ट्रप्शन आ गया कि उसने बोला नहीं मेरा ये रेंटल नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है. यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ दैट लोकेशन ओनली. Possible. Becomes a big problem. Whereas it's your own property where you are going to continue after that, you don't have to worry about the rent escalations because that's not there. Property maintenance तो आपको either situation में भरना है, common area आपको either situation में भरना है. That's not a differential decision making at all. Only one property tax वाला expense is added, which is very minimal. Which is very minimal. ठीक है, that is the only thing that you'll have to worry about. But I think that is compensated by the appreciation. Your appreciation of the property is far more every year. And you get as the compared to expense property. benefit And you get also. expense also. तो वो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. अच्छा, एक्सपेंस में बात करते हैं. आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आप नॉर्मल इंटरेस्ट भर रहे हो तो वो पूरा मिल गया आपको. इंटरेस्ट पूरा चला जाता है. पूरा चला जाता है. डेप्रिसिएशन मिल रहा है, जहां पे आपको प्रिंसिपल पोर्शन आपका रीपेमेंट कर रहे हो उसके जगह पे आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है. इन सम केसेस तो इनिशियली में डेप्रिसिएशन विल बी हायर आल्सो. ओके. तो इन इनिशियल ईयर्स में तो हो सकता है आपका रेंटल का आपको 50 लाख ही मिले. अभी आपको एग्जांपल देता हूं. चलो ये एक अच्छा एग्जांपल है. आपको हायर बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे इनकम टैक्स में व्हाइल यू ओन अ प्रॉपर्टी. इफ यू आर पेइंग 50 लाख When you own a commercial property. प्रॉपर्टी, 50 लाख आप ईएमआई भर रहे हो, तो आप 50 लाख रेंट भर रहे हो, तो आपको पूरा 50 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा एज अ एक्सपेंस. अब आप लोन पे ले रहे हो, ठीक है. अभी लोन पे क्या होगा, समझो 40 लाख आपका इंटरेस्ट है, तो आपको 40 इंटरेस्ट मिल गया. इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन मिलना है 10%. 10% है. सपोजिंग 10% के डेप्रिसिएशन के हिसाब से महीने का आपका 50 लाख डेप्रिसिएशन ही आ रहा है, तो आपको कितना खर्चा मिला? 50 लाख डेप्रिसिएशन मिला और 40 लाख आपको इंटरेस्ट मिला, तो 90 लाख हो गया वर्सेस 50 lakhs ऑफ रेंट आउट देयर. वाओ. सो इनिशियल ईयर्स में जब तक आपका लोन चल रहा है एंड लोन का ईएमआई के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वेयर योर इंटरेस्ट इज हायर, ओवर द पीरियड ये कम होते जाएगा बिकॉज आपका इंटरेस्ट एज यू रीपे योर लोन योर इंटरेस्ट विल गो डाउन. डेप्रिसिएशन ऑल्सो ओवर द पीरियड विल गो डाउन. तो समवेयर इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल एटलीस्ट 3 to 4 years या 5 years एटलीस्ट, यू विल बी फार बेटर ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी as compared I think every CFO of a promoter-driven company should put this on Excel sheet हाँ, वो and है. understand Yes. कि what am I gaining in 7 years, 7, 8 or 10 years हाँ, वो देखना है while buying versus renting. राइट. और जो बुक में नहीं आया जिसका आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है बट वो अप्रिसिएशन है, वो अलग है. ठीक है. तो ये आपको कंपैरिजन करके ही यू शुड मेक योर डिसीजन कि वेदर आई शुड ओन इट और लीज इट. So these are two different things. Plus the book value, asset creation. Plus the asset creation. That's always there. And obviously that asset creation आगे जाके भी आपको leverage लेना है, that's available. Because आज के दिन पे अगर आप लोन लेने भी जाओ, प्रॉपर्टीज अगर है तो ही आपको बेटर रेट और इंटरेस्ट सिक्योरिटी वगैरह सब आपके पास कुछ तो है लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से. अदरवाइज दे डोंट लुक एट अदर एसेट क्लासेस. लिवरेजिंग ऑन एसेट like a commercial property is far better today. Like you know that buying and taking loans also is far simpler. Yes. So these are the things I think buying a property for decision making points where I have saturated my team. I know that this is the ideal location. I would want to continue for a duration of time. Appreciation benefits, expenditure benefits in the initial years as compared to a rental is far better. So these are the things that one would bear in mind to buy a property as compared to leasing it. Very good. तो एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर होता है कि व्हेन देयर इज अ कंपनी फॉर सेल्फ यूज, रेंट करना है या खरीदना है, देयर आर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स. HR पहला फोन करता है, HR admin is the one who's looking at the property, the operations guy will look at how the floor will be designed, the CFO comes when the money comes. So as a CA, what is your advice to the CFO while renting or buying the property? So renting and buying जो मैंने मैथ्स पहले बताया आपको, सैचुरेशन पॉइंट, टीम साइज, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, उस बेसिस पे डिसीजन होगा कि भाई खरीदना है कि बाय करना है, खरीदना है या रेंट पे लेना है, जो भी है. एंड इफ द डिसीजन इज टू बाय इट,
Then I will look at other things also, whether if the property is available on resale, कि कहीं already कोई owner है जो pre-own कर रहा था now selling the property. There are certain tax nuances that you have to take care of again out here. Tax nuances. 3 of them. One, पहले तो देखना है कि जो seller है, जो हमने पहले भी वीडियो में बात किया था, but here again it's relevant here also, कि जो seller है कि भाई वो resident है कि non-resident है. That's very important कि भाई मेरे को जिससे खरीद रहा हूँ मैं, अगर वो non-resident है तो उस पर tax rate कुछ और लगेगा. So there are two aspects. You buying from somebody who is owning the property in the individual capacity, individual name. Yes. And the companies. Yes. ये दोनों का अपन दोनों का कर लेते हैं. दोनों तो अगर चलो कंपनी बेच रही है एंड यू बाइंग फ्रॉम अ कंपनी, वेरी सिंपल, कंपनी से जो खरीद रहे हो तो आपको टीडीएस भरना है इसके ऊपर 1% के ऊपर, बिकॉज वो तो डोमेस्टिक पार्टी है, उसके ऊपर 1% टीडीएस लगेगा और उसको आपको रजिस्टर करना है, प्रॉपर्टी आपकी होगी, नो प्रॉब्लम, टीडीएस डिडक्टेड, कंसिडरेशन पेड, ऑल डन. सेकंड, इफ यूर उस कंपनी के ऊपर और कुछ कहीं पर कुछ नहीं है, हाँ वो आते हैं उसके ऊपर आते हैं. पहले तो मैं अपने टीडीएस को कवर करता हूँ, देन आई कम टू द अदर फैक्ट. सेकंड, आप इंडिविजुअल से खरीद रहे हो, अब वो इंडिविजुअल को चेक कर लो भाई वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. अगर वो रेसिडेंट है तो 1% सेम जो इसके साथ किया सेम आपका हो गया, नो प्रॉब्लम. अगर नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स रेट अलग लगेगा, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था, एलैबोरेट हियर आल्सो. नॉन रेसिडेंट टैक्स रेट अलग लगता है, 1% नहीं लगता है, 30% प्लस द सरचार्ज विल अप्लाई एंड इट्स ऑन द ओवरऑल कंसिडरेशन, अनलेस द सेलर गिव्स यू अ लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट जो उसको इनकम टैक्स से मिल सकता है. एंड हमने पहले भी बात किया है कि आपने ट्रांजैक्शन पूरा करने के पहले ही वो सर्टिफिकेट ले लेना है, नहीं तो यू विल एंड अप पेइंग डबल. हाँ, तो देयर आर चांसेस. यस, तो वो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना है. पीपल कैन लुक इनटू द अदर वीडियो दैट वी रिकॉर्डेड इन द रेसिडेंशियल, कवर दैट सेक्शन, रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट वर्सेस रेसिडेंट. सेकंड, अगर वो नॉन रेसिडेंट है, रिमेंबर जो टीडीएस भरना है, काफी लोगों ने गलती की है, टीडीएस नॉर्मल चालान में भर दिया, विच इज 26 क्यूबी. बिजनेसेस करते हैं कि बोलते हैं वो टीडीएस है उसमें ही भर दो. अनफॉर्चुनेटली अगर उस चालान में भर दिया है, जो सामने वाले को जो सेलर है उसको क्रेडिट जो जाएगा वो 1% का ही जाएगा, रिस्पेक्टिव आपने चालान पूरे का निकलेगा. इनफैक्ट अभी तो चालान भी चेंज कर दिया, उधर पूछता है कि आपका जो सेलर है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट पूछता है, तभी भी लोग गलती करते हैं उसमें. सो जब वो चालान भर रहे हैं, अगर वो नॉन रेसिडेंट बोल रहा है तो आप उसको मत भरो, आप नॉर्मल टीडीएस जमा करो अंडर 195 एंड उसका ईटीडीएस रिटर्न फाइल करो. दीज आर थिंग्स बिजनेसेस शुड टेक केयर ऑफ. अगर वो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इफ द सेलर इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वो आपको ये कंप्लाई करना है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट. सेकंड, जो आप मेरे को पूछ रहे थे कि और कुछ देखना है क्या इसके अलावा, जो रेसिडेंट है जैसे डोमेस्टिक पार्टी से खरीदा है मैंने, उसमें और क्या चेक करना चाहिए. उस केस में उसका टैक्स डिमांड है 281 जो सर्टिफिकेट जो मैं आपको पहले वीडियो में भी कवर किया था, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनको देखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम लीगल टाइटल, आपने लीगल टाइटल देख लिया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सब देख लिया, 281 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे रेसिडेंट हो या चाहे नॉन रेसिडेंट हो. सेलर एक बार फिर से 281 होता क्या है, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया या वे यू बाइंग अ प्रॉपर्टी जिसपे आपका इनकम टैक्स का कोई डिमांड था ऑन द सेलर, then the income tax can disregard your sale transaction or your purchase transaction saying कि भाई मेरा डिमांड था, आपने वैलिडेट नहीं किया, मेरे से कंफर्मेशन नहीं लिया, I can take over this property because वो अटैचमेंट कर लेगा उसका, and your sale can go. And disregard is a very soft word. It is void. Your transaction will be considered the void. actual meaning is कि आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा एंड उसका ओनरशिप इनकम टैक्स के पास चला जाएगा. हाँ, अगर आपने 281 का disregard is a very soft word. Yeah, so that becomes a big issue. So getting a clarification on 281 is very important, and if it's a business seller तो 100% ask for a 281 from the income tax. कि अगर वो कंपनी है, जैसे कंपनी से मैं खरीद रहा हूँ, वो ब्लैक बॉक्स हो सकता है, इट कैन बी अ बिग इशू. इंडिविजुअल के केसेस में तो भी अपने को मार्केट में मालूम रहता है, गुडविल, स्टेचर, ये वो सब मालूम रहता है. कंपनी के केस में तो बिल्कुल रिस्क मत लो, आस्क फॉर एन इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, और एक सीए जो आपका खुद का है उसको बोलो 281 का वैलिडेशन कर ले डेफिनेटली बिफोर गेटिंग इनटू इट, एंड अग्रीमेंट में जो इंडेमनिफाई कर ले. ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये एज अ सीएफओ को अगर एडवाइस करना, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई विल कंप्लीटली टेल हिम कि भाई ये तो आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन लैंड इनटू बिग इश्यूज लेटर ऑन. So one question about non-residents, NRIs. Yeah. When the tax slab is so high, is it not advisable or wise to buy commercial property in a company or a LLP other than buying it? They can consider that is a possibility that they could do, but उसमें repatriation के benefits नहीं रहते हैं, because अगर repatriation मेरे को करना है तो पैसे इंडिया में ही आएंगे मेरे लोकल अकाउंट में, एंड देन रिपैट्रिएशन के मेरे अलग लिमिट्स लगते हैं मुझे. तो ये these are other things that you have to bear in mind, because नॉन रेसिडेंट के लिए if I get as an individual, then my repatriation limits are something different. तो यहाँ पे पैसे what is the limit for individual? 200. सो नॉर्मली अगर मेरे को रिपैट्रिएशन करना है, फ्री चाहिए, पहले तो मेरे को एलएलपी में बेचना पड़ेगा, फिर वो एलएलपी में बेच के मेरे इंडिविजुअल में आएगा, एंड देन आई विल रिक्वायर द मनी.
Whereas I am individual, when I am selling the property, I can repatriate it soon to my NRO and then NRE. तो मेरा फंड फ्लो फास्टर रहेगा वहाँ पे. तो these are things. But you're right, LLP taxation and private limited taxation. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, नॉन रेसिडेंट को ग्लोबल टैक्स लगता है. ये भी आपको माइंडफुल होना है कि भाई आपने जो इंडिया में प्रॉपर्टी ली है, अगर आप इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हो, समझो आप यूके में हो नॉन रेसिडेंट एंड यू आर होल्डिंग अ प्रॉपर्टी इन इंडिया इंडिविजुअल, आपको इंडिया के भी रेंट पे आपको इंडिया में तो टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा बेसिस योर स्लैब जो भी रहेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जो रेंटल पे इनका आएगा, बट आपको आपके होम कंट्री में जब प्रॉपर्टी बेचोगे वो गेन पे आपको उधर भी टैक्स भरना है. आपको ट्रीटी रिलीफ मिलेगा, बट आपको जब इंडिया में भी टैक्स भर के आपको उधर भी टैक्स भरना और ट्रीटी रिलीफ भी करना है. तो डबल टैक्सेस हो सकता है ये केस में, लेकिन अगर आपको डबल टैक्सेस अवॉइड करना है then the LLP and private limited can also be looked into. So LLP and private limited is a better option. Yes, in case of you could avoiding the double taxation. Double taxation जहाँ पे आपको tax credit. Who wants to pay double tax? Who wants to? Credit मिलता है, ऐसा नहीं कि double tax पे पूरा होगा, but you lose some amount. पूरा आपको 100% credit नहीं मिलेगा. Tax rates could be different in both countries. A penny saved is a penny earned. अभी जैसे US में corporate tax rate जो है, मतलब individual tax rate है, they have two forms of taxes. One, they have a federal tax. They also have a state tax. तो जो capital gains भरेंगे हम लोग, समझो हम लोग कैलिफोर्निया में हैं, मैं फेडरल टैक्स भरूंगा प्लस मैं स्टेट टैक्स भरूंगा, सब मिल मिला के मेरा 25% तक टैक्स रेट जाएगा. जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स रेट इन इंडिया फॉर प्रॉपर्टी सेल विदाउट इंडेक्सेशन इज 12.5%. तो इंडिया में मैं 12.5% भरूंगा और वहां पे मेरे को ज्यादा भरना पड़ेगा. समझ रहे, मैथ्स इज वेरी डिफरेंट. प्लस वहां पे इशू ये भी है कि भाई मेरे को हो सकता है कि वहां पे जो पैसे मेरे इंडिया में ब्लॉक्ड है, जो कि मैंने वहां पे वायर भी नहीं किए और इंडिया में ही है, उस पर मेरे को टैक्स भरना पड़े वहां पे. वो भी सिचुएशन है. सो यू हैव टू वरी अबाउट दी सिचुएशन एंड देन ओनली टेक अ कॉल. So sometimes it makes sense that आप private limited LLP. But somebody is sitting in Dubai, Saudi, Kuwait, Qatar, which are very tax friendly countries. उधर तो कोई है नहीं, तो आपको कोई है नहीं. तो it will make more sense to buy a company, buy on the company name, and then which is okay. Do it. Which is okay. You could do that. That's one way to look at it. Owning, but जैसे मैंने बोला कि owning in a private limited, if you want to rotate for reselling, stamp duty and other benefits are also there. So those are the other things that get added to that. Why only non-resident? Resident can also consider that. Correct. What would be your takeaway for somebody who's buying it individually and renting it to a company, or a company buying it for self-use? Right. So I think first decision-making point, why should we, I think when we started, कि भाई, why should one invest into commercial real estate and why we should take a bet? I think asset class is very important. ROI appreciation as compared to residential is far better. So yes, if I have disposable income and if I'm looking at investing and taking a higher risk as compared to my other asset portfolio, I should consider real estate and commercial for sure. That's one part of it. Second, within that segment, whether should I invest directly into commercial or through REITs is a choice that I would want to make. And out there, identifying the right REITs who have compliant, SEBI regulated, all those things, not getting into mis-selling, because kabhi-kabhi mis-sell hota hai, so just being watchful of those particular facts. Second, coming to the fact यार मैं business हूँ, whether I would want to rent a space or buy a space will depend on facts, whether my team size, location, future growth, all of those, surplus, cash flows and all of those, and then make a decision call कि भाई मेरे को ये own करना है. अगर मैं rental के लिए देना चाहता हूँ, if I'm a buyer that I want to lease it out, then whether I should self finance it, financing लेना है, various forms of financing is available, LRD पे करना है, it's a good option that is available. You could look at that aspect as well. Finally, coming to who the seller is, whether मैं डायरेक्ट बिल्डर से खरीद रहा हूँ, मैं कोई कंपनी से खरीद रहा हूँ, रेसिडेंट से खरीद रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट से खरीद रहा हूँ, एंड उसके न्यूआंसेस कि भाई मेरे को लोअर TDS फॉर नॉन रेसिडेंट लगेगा, नहीं तो हायर रेट पे जाएगा, बीइंग depositing in the right चालान, that has to be very careful. 281 जो हमने रेसिडेंशियल 281 is very important. वो एक आपको देखना पड़ेगा. So all those things are very important, and then finally making a choice here, location and the other aspects that are very important for commercial real estate and other things that come in mind. Perfect. Thank you, sir. I mean, having you here in the video was very helpful for my understanding as a real estate consultant also, and I think the viewers, the listeners also gained a lot of insight on the taxation for commercial real estate. Thank you, Salman. Looking forward for more interactions, and I think 2 videos we've recorded in a short span of time. Looking forward for future aspects as well. Definitely. Thank you. Definitely. Thank you. ये था हमारा पॉडकास्ट ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट, कैसे इन्वेस्टर्स और कंपनीज अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं. अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें. ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए चैनल को फॉलो करें. एंड कमर्शियल रियल एस्टेट में बाइंग हो, सेलिंग हो या सिर्फ एक्सप्लोरिंग, मैं हूं ना.